हेलो एवरीवन। आज हम NCISM के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रिया शरीर का 8th पॉइंट पढ़ेंगे। तो हमारा 8th पॉइंट क्या है? क्रियाकाल। जो षट क्रियाकाल बताए हैं ना आचार्य सुश्रुत ने, उसका वो पढ़ना है हमको। तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्रियाकाल, अप्लाइड फिजियोलॉजी ऑफ डिसीज प्रोड्यूस ड्यू टू विसिएशन ऑफ वात पित्त एंड कफ। ठीक है, मतलब क्रियाकाल क्या है और वात पित्त कफ के प्रकोप से डिसीज कैसे होती है, ये हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रियाकाल शब्द का मीनिंग क्या होता है ना। तो क्रियाकाल क्या है? क्रियाकाल दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया और काल। ठीक है, तो क्रिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्रिया अर्थात चिकित्सा और काल अर्थात समय। ठीक है, तो क्रिया मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। ठीक है, और काल मतलब समय मतलब टाइम। तो जो ट्रीटमेंट का टाइम होता है उसको क्रियाकाल बोलते हैं। इस प्रकार क्रियाकाल का अर्थ हुआ चिकित्सा करने का समय, दोषों को ठीक करने का समय। दोषों को ठीक करने का समय मतलब क्या? हमारे शरीर में डिसीज कब होगी? जब दोष विकृत होंगे, मतलब दोष बिगड़े हुए होंगे, तो उनको ठीक करेंगे तभी तो डिसीज खत्म होगी ना। मॉडर्न में क्या बोला है इसको? एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड टू टेक एक्शन और प्लान इम्प्लीमेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, कि जो ट्रीटमेंट का जो एप्रोप्रिएट टाइम है जिसमें अपन को ट्रीटमेंट करना है जिससे डिसीज और ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, उसको क्रियाकाल कहा गया। ठीक है, तो क्रियाकाल शब्द दो चीज़ों से मिलकर बना है, क्रिया और काल मतलब चिकित्सा का समय। अब आचार्य चरक और वाग्भट ने क्रियाकाल के अंदर सिर्फ 3 स्टेज बताई है। ठीक है, कि दोषों का संचय होगा, प्रकोप होगा, उसका प्रशमन होगा, बस 3। कि पहले दोष इकट्ठे हुए, थोड़े प्रकोपित हो गए और फिर शांत हो गए। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने अपने सुश्रुत सूत्र स्थान में, ठीक है, छः स्टेप्स बताइए क्रियाकाल में, उनको षट क्रियाकाल बोलते हैं। और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, तो षट क्रियाकाल के अंदर क्या आता है, और ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा। संचयम च प्रकोपम च प्रश्रम स्थान संशयम व्यक्ति भेदम च यो वेति दोषाणाम च भवेद विषय। ठीक है, संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था, इन 6 स्टेजेस का नाम आपको याद होना चाहिए कि क्रियाकाल के अंदर इनको कौन सी 6 चीज़ें आती है। ठीक है, तो कौन कौन सी आती है? संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संशय, व्यक्तावस्था और भेदावस्था। तो सबसे पहले हम देखते हैं संचय अवस्था। ठीक है, संचय मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेशन होना, इकट्ठा होना दोषों का। ठीक है, वात पित्त कफ के जो स्थान है उन स्थानों पर ये दोष संचित हो जाते हैं और इनके दोषों के लक्षण दिखते हैं। ठीक है, उसे क्रियाकाल कहते हैं। तो हम ना पहले क्रियाकाल को एक ऐसे मतलब यूँ ही देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो जैसे कि संचय, संचय मतलब क्या? एक बर्तन है, उसके अंदर पानी इकट्ठा है। ठीक है, तो इकट्ठा हो रहा है मतलब संचय हो रहा है। प्रकोप में क्या होता है कि वो थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रकोप हो गया। प्रसर मतलब वो ना बाहर निकलने की कोशिश, मतलब लास्ट स्टेज की, हाँ बस अब बाहर आने ही वाला है। ठीक है, वो प्रसर हो गया। फिर स्थान प्रसर मतलब और थोड़ा सा ऐसे बाहर गिर रहा है। फिर स्थान संशय मतलब कि ये स्पेसिफिक स्थान है तो यहाँ पे ये चलेगा दोस्त, तो स्थान संशय। फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे पानी या दूध जो भी है वो इकट्ठा हो गया है, तो वो क्या होगा? व्यक्त हो रहा है। और भेदावस्था की वो यहाँ से और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो संचय मतलब इकट्ठा होना, प्रकोप मतलब क्या? और बढ़ जाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का। प्रसर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगना। स्थान संशय किसी दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ पे कुछ लक्षण दिखाना, पूर्व रूप बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर व्यक्तावस्था में मतलब क्या? कि वो उसके सारे लक्षण व्यक्त हो जाना। और भेदावस्था में स्पेसिफिक कि हाँ ये और ज़्यादा बढ़ गया है, वो आएगा इसमें। तो संचय में क्या हो रहा था? ये प्रथम क्रियाकाल है, इसमें सिर्फ एक्यूमुलेशन होता है दोषों का उस स्थान पर जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, तो वात के संचय से क्या होगा? फिर हर किसी के संचय में अलग अलग सिम्टम्स दिखेंगे ना। तो वात के संचय के क्या लक्षण दिखते हैं? स्तब्ध कोष्ठता और पूर्ण कोष्ठता। स्तब्ध कोष्ठता मतलब क्या होगा? कि कोष्ठ में ना ऐसे हार्डनेस लगेगी, मतलब जब कॉन्स्टिपेशन होता है ना तब ऐसा लगता है कि पेट पे थोड़ा भारीपन हो रहा है, कड़ा कड़ा लग रहा है, उसको बोलते हैं स्तब्ध कोष्ठता। और पूर्ण कोष्ठता मतलब पेट भरा हुआ सा लगना, क्योंकि अगर पेट भरा हुआ कब रहेगा?
जब मल की बाहर प्रवृत्ति नहीं होगी और हम और खाना खाने जा रहे हैं तो वो पूर्ण कोष्ठता कि पेट का हमेशा ऐसे भरा हुआ सा लगना। तो वात संचय में क्या होता है, स्तब्ध कोष्ठता और पूर्ण कोष्ठता। पित्त संचय में पित्तावभासता और मंदोष्मता। पित्तावभासता मतलब जो हमारी आभा है, हमारी जो बॉडी है वो पूरी पीली पड़ जाएगी, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी में पीला वर्ण होगा। जैसे हमने पित्त की वृद्धि में भी देखा था कि पित्त, मल, मूत्र, त्वचा ये सब पित्त वर्ण के हो रहे थे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पित्तावभासता। और मंदोष्मता, मंदोष्मता क्या होता है कि अग्नि का मंद होना। अब यहाँ पर मंद होना, हमने तो देखा था कि पित्त का काम क्या होता है कि अग्नि को बढ़ाना, अग्नि को अच्छे से रखना, लेकिन यहाँ पे मंद उष्मता मतलब क्या है, जब ये प्रकोप अवस्था में जाएगा ना तो अग्नि और ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी संचय हो रहा है तो ऊष्मा की वृद्धि हो रही है लेकिन थोड़ी अल्प मात्रा में हो रही है, ठीक है, और शरीर का तापमान भी बढ़ता है लेकिन थोड़ा कम मात्रा में बढ़ता है। तो संचय में जो भी होगा थोड़ा कम होगा, इसलिए यहाँ पे मंद उष्मता है, ठीक है, क्योंकि जो पित्त है ना वो प्राकृत रूप से अग्नि को बढ़ाता है, अगर उसमें कुछ विकार होंगे तो वो अग्नि मंद भी कर सकता है। और कफ के संचय से क्या होगा, अंग गौरव और आलस्य, ठीक है, अंग गौरव मतलब क्या, शरीर में भारीपन लगेगा, और आलस्य, आलसी हो जाएगा वह व्यक्ति। और तीनों दोषों के संचय होने से क्या होगा, संचय के कारणों से द्वेष, मतलब जिन कारणों से हमको हमारे शरीर में वात पित्त कफ का संचय हो रहा है उनसे द्वेष होगा। जैसे ठंडी चीज़ें खाने से वात बढ़ता है तो उसको ना ठंडी चीज़ों से द्वेष हो जाएगा, ठीक है। तो वात पित्त कफ के संचय के लक्षण पढ़ लिए हमने। वात के संचय से स्तब्ध कोष्ठता और पूर्ण कोष्ठता, पित्त से पित्तावभासता, मंदोष्मता, कफ से अंग गौरव और आलस्य, और त्रिदोष में क्या होगा कि संचय के कारणों से द्वेष होगा। अगर आप चाहें तो इन 6 स्टेज के जो 6 श्लोक है वो भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ईयर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे लिखे नहीं है, ठीक है। संचय काल दोषों को पुनः साम्य अवस्था में लाने का पहला अवसर है, ठीक है, अतः से प्रथम क्रिया काल कहते हैं। सबसे पहले दोषों का संचय हो रहा है तो हम चाहे तो दोषों को वापस नॉर्मल अवस्था में ला सकते हैं, साम्य अवस्था बनाए रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो और ज़्यादा बढ़ गए, प्रकोप अवस्था में चले जाएंगे और वैसे ही वो बढ़ते जाएंगे। तो ये एक तरफ से हमने क्या पढ़ा था, ये चिकित्सा के अवसर है, चिकित्सा करने का काल है। तो अगर हमने पहले काल में चिकित्सा कर ली तो रोग शांत हो जाएगा, दूसरी अवस्था में नहीं जाएगा, और अगर दूसरे में कर ली तो तीसरी में नहीं जाएगा। तो ये अवसर है चिकित्सा का, ठीक है। संचय अवस्था में ऐसे दोषों को उपचार द्वारा शांत कर दिया जाता है तो दोष प्रकोप आदि अवस्था को प्राप्त नहीं करते, ठीक है। वही जो अभी हमने पढ़ा कि अगर हम उसका ट्रीटमेंट कर दिया संचय अवस्था में तो क्या होगा, दोष प्रकोप आदि अवस्थाओं में नहीं जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो जो संचित दोष है वो जो आगे वाली अवस्था में जाएंगे और दोष और बलवान होते चले जाएंगे और उनकी चिकित्सा भी कठिन होती जाएगी। इसलिए जो हमारे 6 अवसर है, हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहले से पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो संचय अवस्था में अगर हम ट्रीटमेंट कर लेंगे तो दोष इजीली ठीक हो जाएंगे, उसकी चिकित्सा इतनी भी कठिन नहीं है, और अगर नहीं करें तो वो प्रकोप अवस्था, प्रसर अवस्था में जाते रहेंगे और डिसीज़ और बलवान हो जाएगी, उसकी चिकित्सा करना उतना ही कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संचय अवस्था। अब है प्रकोप अवस्था। प्रकोप अवस्था पढ़ते अब हम, तो प्रकोप अवस्था को क्या बोला है, द्वितीय क्रियाकाल, ठीक है। संचय था प्रथम क्रियाकाल, क्रियाकाल मतलब चिकित्सा का अवसर, तो पहला चिकित्सा का अवसर खत्म हो गया, हमने उसमें ट्रीटमेंट नहीं किया तो अब हम चले गए प्रकोप अवस्था में। संचय अवस्था में चिकित्सा नहीं करने से दोष अपने ही स्थानों पर संचित थे वो उन्मार्गामी हो जाते हैं, मतलब प्रकोप अवस्था में चले जाते हैं। तो उनको प्रकोप अवस्था में जाने के लिए कुछ तो कारण चाहिए होगा ना, वो सिर्फ इकट्ठे हो रहते हैं और वो इकट्ठे हुए, लेकिन हमने उसके बाद में बहुत सारे ऐसे निदानों का सेवन कर लिया जिससे ना दोष और ज़्यादा बढ़ गए। तो हम इसमें ना वो निदान भी देखेंगे, वो कारण। तो दोषों के अनुसार अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखते हैं वात प्रकोप का कारण। तो ना कारण 3 प्रकार के बताए हैं, आहारज, विहारज और कालज, ठीक है। कि आहार में कुछ ऐसा ले लिया जिससे वात बढ़ गया, विहार कुछ ऐसा कर लिया जिससे वात बढ़ गया, और काल के हिसाब से कि हाँ ठीक है ये वर्षा ऋतु में जो हमने वात के काल पढ़े थे, वयोवहो रात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य दिगाक्रमात्, तो वात का काल उसके हिसाब से भी वात पित्त को बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं आहारज निदान, ठीक है, कि आहारज कारण क्या है, खाने में ऐसा क्या खा लिया जिससे वात बढ़ गया। तो वात की प्रकोप करने वाले जो रस थे कौन से थे, कटु तिक्त कषाय रस,
इनका सेवन कर लिया। जो वात गुण थे तत्र रुक्ष लघु शीत खरस उष्ण चलो अनिल, तो उन गुण वाले पदार्थों का अति मात्रा में सेवन। ठीक है, तो कटु तिक्त कषाय रस वाले और रुक्ष लघु शीत पदार्थों का सेवन। तो इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बुक में से देख लेना, मैं कुछ बता देती हूँ कि सूखी सब्जियाँ खाना है, सूखा मांस, मूंग, मसूर, मटर, निष्पाव, इन सब का अगर अति मात्रा में सेवन करेंगे ना तो वात बढ़ेगा। फिर अनशन, अनशन मतलब क्या होता है कि उपवास करना, कुछ भी नहीं खाएंगे, कुछ भी नहीं खाएंगे, हमारे शरीर में वात बढ़ जाएगा। अध्यशन, जो हमने पहले भोजन किया था वो भोजन पूरा पाचन नहीं हुआ और उसके पहले ही हमने फिर से भोजन कर लिया, तो वो हो गया अध्यशन। और विस्मासन क्या होता है कि जो भोजन करने का काल है, हम उस काल में भोजन नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी काल में कर रहे हैं, हम जो भोजन कर रहे हैं वो अल्प मात्रा में, अति मात्रा में कर रहे हैं, तो वो होता है विस्मासन। ठीक है, तो क्या हो गया, कटु तिक्त कषाय रस का और रुक्ष लघुषित पदार्थों का अति सेवन करना, अनशन, अध्यशन और विस्मासन। अनशन मतलब कुछ भी नहीं खाना, अध्यशन मतलब जो पहले भोजन किया था उसके पचने से पहले फिर से खा लेना, और विस्मासन के जो हम भोजन कर रहे हैं उसके नियमों का पालन नहीं करना, सही समय पर भोजन नहीं करना, भोजन के समय के पहले या बाद में भोजन करना, अति मात्रा में, अल्प मात्रा में भोजन करना, ये सब बात को बढ़ाते हैं। फिर आते हैं विहारज। विहारज में आता है वेग धारण। अभी आप लोग अष्टांग हृदय में पढ़ोगे कि वेग धारण, जो 13 प्रकार के वेग बताए उनको धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है, मलमूत्र आदि के वेगों को धारण नहीं करना चाहिए, उनको धारण करने से वात बढ़ता है और बहुत सारी डिसीजेस होती है। ठीक है, तो वेग धारण, अति व्यायाम, ज़्यादा व्यायाम कर लिया, अति विवाह, ज़्यादा मैथुन कर लिया, अति अध्ययन, अति दौड़ना, अति बलवान से लड़ना, अधिक तैरना, रात्रि जागरण, भार वहन, ज़्यादा भार उठाना, अधिक देर तक सवारी करना और अध्वगमन, ज़्यादा पैदल चलना, इन सब से क्या होगा, वात बढ़ेगा। ठीक है, और क्या है काल में, शीतकाल। ठीक है, कोई ठंडा मौसम रहेगा, शीत गुण वात को बढ़ाता है। ठीक है, ऋतु में वर्षा ऋतु, बादलों के समय जब आकाश में बादल छाए हो, तेज हवा चल रही हो, प्रातः और अपराह्न हमने देखा था कि वात का काल क्या होता है, 2 से 6। ठीक है, तो उस टाइम पे और अन्न के पाचन के बाद क्या होता है, वात बढ़ता है। तो ये हमने वात के कारण देख लिया। आगे आप लोग जब रोग निदान वगैरह पढ़ोगे, जहाँ पे डिसीजेस पढ़ोगे, तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये डिसीज़ वात के प्रकोप से होती है, तो उसमें आप इनमें से कुछ भी निदान लिख सकते हैं। ये एक टाइप से आपको सारे कॉमन निदान मिल गए कि अगर आपको वात वाली डिसीज़ मिल रही है तो आपको ये निदान लिखना है, पित्त वाली में पित्त वाले और कफ में कफ वाले। तो आपको स्पेसिफिक अगर किसी का कुछ अलग से हो तो इतना, नहीं तो बाकी हम मन से अगर लिखने में आएगा तो हम ये लिखेंगे तो अभी हमको आधे से ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, फिर आता है पित्त प्रकोप का कारण। ठीक है, तो आहारज में पित्त को बढ़ाने वाले रस कटु अम्ल लवण रस, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाले आहार विहार। ठीक है, और दाह उत्पन्न करने वाले पदार्थ, इन सबको अगर हमने अति मात्रा में सेवन किया फिर दाह उत्पन्न करने वाले कैसे आ जाएंगे यहाँ पे, तिल का तेल, सरसों। ठीक है, फिर मछली, बकरे, भेड़ का मांस, मद्य पीना, ये सब चीज़ें क्या आएगी, पित्त को बढ़ाएगी। विहारज में क्या आएगा, क्रोध, शोक, भय और आतप सेवन। आतप मतलब क्या होता है, धूप, ज़्यादा धूप में रहने से भी पित्त बढ़ता है। परिश्रम होता है, ज़्यादा काम करने से पित्त बढ़ता है। गुस्सा करने से, टेंशन लेने से, डरने से, इन सब कारणों से क्या होता है, पित्त बढ़ता है। और काल में वही उष्ण काल, पित्त को बढ़ाने वाली ऋतु कौन सी, किसमें पित्त बढ़ता है, शरद ऋतु में। ठीक है, मध्याह्न और अर्धरात्रि में, और भोजन के पाचन काल में। ठीक है, तो यह सब हो गए पित्त को बढ़ाने वाले। ठीक है, इन सब चीज़ों से पित्त बढ़ता है। ठीक है, कटु अम्ल लवण उष्ण तीक्ष्ण आहार से, क्रोध, शोक, भय और आतप सेवन से, उष्ण ऋतु, उष्ण काल, शरद ऋतु, भोजन के पाचन काल में, इन सब से पित्त बढ़ता है। हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोषों का प्रकोप कब होता है, किन चीज़ों से दोषों का प्रकोप होता है। ठीक है, हमने संचय अवस्था में देख लिया कि दोष एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, अब दोषों को और बढ़ना है, उसके लिए हमको कुछ न कुछ हम लेंगे तभी वो बढ़ेंगे। तो हम क्या लेंगे जिससे बढ़ेंगे, हम ये पढ़ रहे हैं। अब है कफ प्रकोपक कारण। ठीक है, तो कफ को बढ़ाने वाले क्या है, मधुर अम्ल लवण रस, शीत स्निग्ध गुरु पदार्थों का अतिसेवन। ठीक है, ये कफ को बढ़ाने वाले। समसन मतलब पथ्य और अपथ्य, जो हमारे लिए अच्छा है और जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनको अगर मिला के सेवन करते हैं तो उसको समसन बोलते हैं, तो उसका सेवन करना। और अध्यसन, कि जो पहले का भोजन किया है उसके पाचन काल से पहले ही फिर से भोजन कर लेना, तो वो होता है अध्यसन। ठीक है, फिर आता है विहारज। विहारज में आता है दीवा स्वप्न, अपरिश्रम और अति आलस्य।
दिन में सोने रात्रि जागरण से वात बढ़ रहा था और दिवा स्वप्न से कफ बढ़ता है। अपरिश्रम, कुछ भी काम नहीं कर रहे, बस दिन भर यूं ही पड़े हैं बैठे हैं, तो कफ बढ़ेगा। और अति आलस्य, ज़्यादा आलसी करने से भी कफ बढ़ता है। शीतकाल में, बसंत ऋतु में, ठीक है। पूर्वाह्न और प्रदोष काल, जो हमने देखा था 6 से 10 वाला टाइम, और भोजन करते समय कफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गए कफ के कारण, ठीक है। तो हमने देख लिए वात पित्त कफ के प्रकोप के कारण। पहले हमने देखी थी संचय अवस्था, ठीक है, जहाँ पे दोष संचित हो रहे थे, उनके लक्षण देखे थे। उस अवस्था में हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो दोष प्रकोप अवस्था में आ गए। प्रकोप अवस्था में क्यों आए? वात पित्त कफ प्रकोपक कारणों के सेवन से। तो प्रकोप अवस्था में आप आ गए तो कुछ लक्षण भी दिखेंगे। तो क्या लक्षण दिख रहे हैं? तेषां प्रकोपात कोष्ठ दोष संचरण अम्लिका पिपासा परिदाह अन्न द्वेष हृदय उत्क्लेदाश्च जायन्ते, ठीक है। तो वात के कोप से क्या होता है? कोष्ठ तोद, मतलब तोद मतलब क्या होता है? सुई चुभने से पीड़ा, और कोष्ठ मतलब एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेनल रीजन है ना, उसमें तो शूल होगा, मतलब पेन होगा। और कैसा पेन होगा? प्रिकिंग पेन, मतलब सुई चुभने से पीड़ा। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है, सुई चुभने से पीड़ा हो रही, तो वात का प्रकोप हुआ है। और वात का संचरण, कि वात का मूवमेंट, मतलब ऐसे आवाज़ आएगी या फिर ऐसा लगेगा कि पेट में वात घूम रहा है ऐसे। पित्त से क्या होगा? अम्ल उद्गार, ठीक है। इसको ना उद्गार मतलब क्या होगा? डकारें आएगी, वो भी अम्ल। अम्ल मतलब खट्टी डकार ना, ठीक है। जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है ना, प्रकोप होता है, तो अम्ल उद्गार होता है। पिपासा मतलब क्या होता है? ज़्यादा प्यास लगेगी, उसका मुख बहुत सूखेगा, ठीक है, उसको बार बार प्यास लगेगी। और दाह, उसको जलन भी हो सकती है, ठीक है, बर्निंग सेंसेशन होता है जब पित्त बढ़ता है। तो कफ से क्या होगा? अन्न द्वेष। अन्न द्वेष मतलब खाना खाने की इच्छा नहीं होगी। और हृदय उत्क्लेश, मतलब उत्क्लेश रहेगा, उसका जी मिचलाएगा, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि बस अभी वॉमिटिंग हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो ये क्या है? दोषों के प्रकोप के लक्षण, कि वात से कोष्ठ तोद और वात का संचरण होता है, पित्त में अम्लोद्गार, पिपासा और दाह, और कफ में अन्न द्वेष और हृदय उत्क्लेश होता है। ये चिकित्सा का दूसरा अवसर है, ठीक है। हमने पहला तो छोड़ दिया, हमने पहले में चिकित्सा नहीं करी। अगर हमने इस पर चिकित्सा कर ली तो डिसीज यहीं पर रुक जाएगी, आगे नहीं होगी। लेकिन अगर हमने फिर भी चिकित्सा नहीं की तो कहाँ जाएंगे? प्रसर अवस्था में चले जाएंगे दोष, और फिर रोगों का प्रसर होने लग जाएगा। तो अब तीसरी अवस्था है प्रसर अवस्था, ठीक है। इसको तृतीय क्रियाकाल बोला है। तृतीय काल मतलब तीसरा चिकित्सा का अवसर। हमने 2 मौके खोल दिए, अब अगर हमने तीसरा मौका नहीं, चिकित्सा नहीं की तीसरे मौके में, तो फिर और आगे डिसीज आएगी। तो द्वितीय क्रियाकाल में समुचित चिकित्सा न होने से प्रकोपित दोष शरीर के विमार्गों में गमन कर जाते हैं। मतलब अब वो जो हमने जैसे दूध हमने गैस में रखा, तो दूध रखा है तब तक तो ठीक है, वो संचित है, ठीक है। फिर प्रकोप हुआ कि थोड़ा और उबल रहा है, ठीक है। फिर प्रसर में क्या मतलब वो अब बहने लग गया है, तो प्रॉब्लम होगी ना, तो विमार्ग गमन कर लिया उसने, और जहाँ पहुँचता है ना विमार्ग गमन करके, वहीं पर विकार उत्पन्न करता है। और यह दोषों के विषम होने की तृतीय अवस्था है, ठीक है। ये जाएगा और फिर डिसीज उत्पन्न करेगा। तो अभी ये प्रसर हो रहा है, मतलब ये जा रहा है, अभी ये रास्ते में, तो इसको क्या बोला है? प्रसर अवस्था। क्या है? जिस प्रकार जल के अधिक संचय और अधिक बढ़ने से वहाँ का बांध तोड़कर वो दूसरे जल में मिलकर सर्वत्र फैल जाता है, ठीक है। कि कोई सी नदी है, वहाँ पे बांध बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे इतना इकट्ठा हो गया कि उस जल ने उस बांध को तोड़ दिया, उसने उस बांध को तोड़ दिया, फिर उसने दूसरी नदी के साथ मिलके और ज़्यादा फैल गया वो, तो वो खुद दूसरे जल में मिलके और ज़्यादा फैल रहा है। वैसे ही दोष भी क्या करते हैं? दोष भी या तो अकेले, या तो 2-3 मिलकर, या फिर रक्त के साथ, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने बताया, तो आचार्य सुश्रुत ने तो रक्त को भी दोष बताया है। तो रक्त के साथ मिलकर 15 प्रकार से प्रसरित होते हैं, ठीक है। या तो वात अकेला होगा, वात के साथ पित्त होगा, फिर उसके साथ में रक्त भी मिला लेगा, फिर कफ भी मिला लेगा, या फिर कोई सा भी 2 का कॉम्बिनेशन, 3 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो कैसे? पहले तो हम देख लेते हैं कि कैसे 15 प्रकार होंगे। तो वात, पित्त, कफ और रक्त, ठीक है। फिर वात के साथ मिलाएंगे पित्त, कफ और रक्त, फिर पित्त के साथ मिलाएंगे कफ और रक्त, फिर कफ के साथ रक्त। वैसे ही वात पित्त रक्त, वात कफ रक्त, पित्त कफ रक्त, वात पित्त कफ और वात पित्त कफ रक्त, मतलब कैसे भी हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने हो गए? 15 कॉम्बिनेशंस। तो हम कैसे बोलेंगे कि दोष कितने प्रकार से प्रसरित होते हैं? दोष 15 प्रकार से प्रसरित हो सकते हैं, या तो अकेले, या तो 2 मिलके, या 3 मिलके, या 4, ठीक है। तो प्रसर हो गया उनका। तो प्रसर होने पर क्या लक्षण दिखेंगे?
वात के प्रसर से क्या होगा, विमार गमन तो हो रहा है। आटोप, आटोप मतलब क्या होता है, पेट फूल जाएगा, वात इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा पेट में कि पूरा पेट फूल जाएगा, ठीक है। पित्त में क्या होगा, ओस और चोस। ओस मतलब क्या होता है, उष्णता मतलब दाह होगा, दाह युक्त पीड़ा होगी, और चोस मतलब चूसने जैसी पीड़ा होगी, ठीक है। फिर परिदाह, बर्निंग सेंसेशन, और धूमायन, ऐसा लगेगा कि धुआं निकल रहा है शरीर से, ठीक है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। कफ में अरुचि होगी, अविपाक, इंडाइजेशन और अंगसात, हाथ पैर दर्द होंगे, और छर्दी, वोमिटिंग भी हो सकती है। तो क्या देखा हमने कि अगर हमने सेकेंड स्टेज में ट्रीटमेंट नहीं किया तो तृतीय अवस्था में चले जाएंगे, उसमें प्रसर अवस्था बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोषों का विमार गमन होता है, तो वो अकेले 2-4 मिलके भी विमार गमित हो जाते हैं। तो ये 15 प्रकार के ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं। और कौन कौन से डिसीज़ का होते हैं, मतलब वात के प्रकोप से विमार गमन और आटो, पित्त से ओस, चोस, परिदाह और धुमायन, कफ से अरुचि, अविपाक, अंगसात और छर्दी करते हैं। फिर तीसरा अवसर था, अगर हमने इसमें ट्रीटमेंट कर लिया तो आगे डिसीज़ नहीं होगी, लेकिन हमने इसमें भी ट्रीटमेंट नहीं किया और हम कौन सी अवस्था में चले गए, स्थान संशय अवस्था। ये कौन सी अवस्था, ये है चौथी अवस्था, ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन सी अवस्था देख ली, संचय हुआ दोषों का, ठीक है, पहली अवस्था में। फिर संचय में हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो प्रकोप में चला गया, वहाँ भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो प्रसर में चला गया, और प्रसर अवस्था में भी हमने ट्रीटमेंट नहीं किया था, हम चलेंगे स्थान संशय अवस्था में, ठीक है। तो स्थान संशय अवस्था, ठीक है। स्थान संशय अवस्था को क्या बोला, चतुर्थ काल, ठीक है। अब ये चौथा अवसर है। चिकित्सा के अभाव में प्रकोपित दोष प्रसरण के बाद जिस स्थान पर स्थित हो जाते हैं वहाँ पर विकार या रोग होना प्रारंभ हो जाते हैं, और इस अवस्था में भविष्य में होने वाली व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि कौन सी अवस्था में पूर्व रूप प्रकट होते हैं, या तो ऐसा पूछ सकते हैं कि स्थान संशय अवस्था में क्या व्यक्त होता है, तो हम लिखेंगे वहाँ पर पूर्व रूप, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूर्व रूप कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं, स्थान संशय अवस्था, जो है चौथी अवस्था है। क्या होता है कि जो दोष प्रसरित हो रहे थे, बीमार गमन हो रहा था, फिर किसी एक स्थान पर जाएंगे तो रुकेंगे ना कभी ना कभी, तो वो जब एक स्थान पर जाके रुक जाते हैं वहाँ पे, तो उस स्थान पर रोग होने लग जाते हैं, वहाँ पे डिसीज़ होती है, और उसको क्या बोलते हैं, स्थान संशय अवस्था। और वहाँ पे जाके फिर उसके पूर्व रूप दिखते हैं। अब पूर्व रूप होता क्या है, डिसीज़ होने के पहले कुछ लक्षण दिखते हैं, उनको पूर्व रूप बोलते हैं। जैसे फीवर होने से पहले थोड़ा लगता है कि हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, ऐसा सब, तो उसको क्या बोलते हैं, पूर्व रूप। प्रकोपित हुए दोष भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित होकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो हमने कुछ स्थानों के हिसाब से देखे कि रोग कौन कौन से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो उदर, उदर मतलब एब्डोमेन, एब्डोमेन में क्या होगा, गुल, गुल मतलब वात का गोला बन जाना। विद्रति मतलब एप्सिस, मंदाग्नि, अग्निमंद होना। आनाह, वो भी पेट फूलना एक तरह से। विसूचिका, सुई चुभने से पीड़ा होना मल त्याग के समय। और अतिसार, डायरिया, ठीक है। बस्ती मतलब क्या, यूरिनरी ब्लैडर, तो उसमें क्या होगा, प्रमेय। डायबिटीज़, अस्मरी मतलब स्टोन। मूत्राघात मतलब यूरिन का डिस्टेंशन होना, ठीक है। और अन्य मूत्र दोष मतलब पॉलीयूरिया, डिसयूरिया, नॉक्टूरिया, कुछ भी हो सकता है, हेमेटूरिया, कुछ भी। व्रण, व्रण मतलब क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। तो वहाँ पे वात, पित्त, कफ, रक्त, मेद, मूत्र, आंत्र, किसी की भी वृद्धि होगी, ठीक है। शिश्न मतलब क्या होता है, पेनिस, उसमें होता है निरुद्ध प्रकर्ष मतलब फिमोसिस, ठीक है। उपदंश, सिफिलिस और शुक्र दोष मतलब शुक्र दोष, जितने भी स्पर्म से रिलेटेड डिसीज है ना, वो सब होगी इसमें। फिर आता है गुद मतलब एनल रीजन, तो आप लोगों का भगंदर मतलब क्या होता है, फिस्टुला। और अर्श मतलब पाइल्स। ऊर्ध्वशत्रुगत मतलब जो हमारे सिर, कान, नाक, ये सब है, तो उनके रोग होंगे, ऊर्ध्वज रोग। त्वचा, मांस और शोणित मतलब स्किन, मसल्स और ब्लड से रिलेटेड। तो क्षुद्र रोग जो भी स्किन डिसीज है वो आएगी। कुष्ठ में भी स्किन डिसीज, लेप्रोसी टाइप, और विसर्प भी एक टाइप की स्किन डिसीज है। तो त्वचा, मांस और शोणित से स्किन डिसीज होती है। मेद मतलब फेट, तो उससे क्या होगा, ग्रंथि, अपची, अर्बुद, गलगंड और अलजी, ये ना ट्यूमर्स है। ग्रंथि मतलब ट्यूमर, अर्बुद कार्सिनोमा हो जाएगा, अपची भी गले में छोटे छोटे ट्यूमर नोट्स टाइप हो जाएगी। गलगंड क्या होता है, गोइटर, और अलजी में भी छोटे छोटे ट्यूमर्स होते हैं, नोड हो जाती है। अस्थि मतलब बोन, बोन में भी क्या होगा, विद्रति, बोन एब्सिस जो होता है ना वो। फिर आता है पैर, पैर में क्या होगा, स्लीपद और वातरक्त। स्लीपद मतलब जो एलिफेंटिसिस होता है ना वो, और वातरक्त मतलब गाउट। अगर दो समस्त शरीर में चलेंगे तो समस्त शरीरगत रोग होंगे, जैसे कि ज्वर। फीवर क्या होता है, पूरी बॉडी में होता है,
तो इस प्रकार हमने ना सारी डिसीज़ पढ़ ली ऑर्गन के हिसाब से। ऐसा कंपलसरी नहीं कि आपको यही डिसीज़ लिखनी है, आप इससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि स्तन संचय अवस्था में त्वचा मांस शोणित में कौन से रोग होते हैं, तो हम यहाँ पर ये स्पेसिफिक बोलना, पर अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो हमको उस ऑर्गन से रिलेटेड डिसीज का नाम पता होना चाहिए, हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्तन संचय अवस्था में चौथी अवस्था है, यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं किया तो फिर है ही पांचवी अवस्था व्यक्त अवस्था। स्तन संचय अवस्था में क्या होता है, पूर्व रूप दिखाई देते हैं, ये चौथा क्रियाकाल है। इसमें क्या होता है कि जो प्रसर अवस्था से जो दोष है वो इकट्ठे होकर किसी ऑर्गन में गए और वहाँ पे डिसीज उत्पन्न करी, उसको बोला था स्तन संचय अवस्था। अब उसमें भी अपन ने ट्रीटमेंट नहीं किया, तो अब चले गए अपन व्यक्तावस्था जो है 5th स्टेज। व्यक्तावस्था पंचम क्रियाकाल, यह है ट्रीटमेंट की 5th स्टेज। अगर हमने इसमें भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो और ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे अभी हमने 4 मौके छोड़ दिए ट्रीटमेंट करने के, ठीक है। तो स्तन संचय अवस्था में व्याधि के पूर्व रूप प्रकट होते हैं, उस समय भी चिकित्सा का अवसर प्राप्त होता है। यदि इस पूर्व रूप के प्रकट होते ही इनका शमन नहीं किया जाता है तो रोग अपने रूप प्रकट करने लग जाते हैं। रूप मतलब सिम्टम्स, ठीक है। और ये 5वीं रोग की अवस्था है, इसे व्यक्तावस्था कहते हैं। क्या जो हमने स्तन संचय देखा 4th स्टेज, अगर उसमें हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, उसमें क्या हो रहा था, पूर्व रूप दिख रहे थे। जैसे कि फीवर है तो हमको थोड़ी देर पहले लगने लग जाता है, ऐसा हो रहा। तो अगर हमने उसमें भी ट्रीटमेंट कर लिया तो आगे फीवर नहीं होगा, लेकिन हम उसमें करते ही नहीं है तो आगे स्टेज हो जाते हैं, मतलब टेम्परेचर हो जाता है हमारी बॉडी में, मतलब रूप प्रकट हो जाते हैं, तो वह 5वीं अवस्था व्यक्तावस्था, ठीक है। जैसे शोफ, अर्बुद, ग्रंथि विद्रति या फिर ज्वर, अतिसार आदि रोग, इनके लक्षण स्पष्ट रूप में प्रकट होते हैं, ठीक है। स्वेलिंग हो रही है, ट्यूमर हो रहा है, फीवर हो रहा है, अतिसार में क्या हो रहा है, बार बार मोशन क्लियर हो रहे हैं, तो ये लक्षण स्पेसिफिक प्रकट हो रहे हैं, तो वो कौन सी अवस्था हो गई, व्यक्तावस्था, ठीक है। व्यक्तावस्था चिकित्सा का 5वां अवसर है। अगर इस समय भी व्याधि पूर्णतः प्रकट हो जा, और इस समय क्या होता है, व्याधि पूर्णतः प्रकट हो जाती है। अब डिसीज हो ही गई ना, लक्षण दिख रहे हैं, मतलब और क्या चाहिए, फीवर में टेम्परेचर हो रहा है तो डिसीज है ही ना। अतः व्याधि के लक्षणों के अनुसार चिकित्सा की जाती है। इसमें तो चिकित्सा मैक्सिमम लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे डिसीज होते हैं इसमें नहीं भी करते, तो फिर आगे फिर 6ठी अवस्था में जाते हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि व्यक्तावस्था 5वीं अवस्था है। इसमें क्या होता है, इसमें लक्षण जो रूप है वो प्रकट होते हैं। तो क्या होगा, स्तन संचय में पूर्व रूप प्रकट होते हैं, व्यक्तावस्था में रूप प्रकट होते हैं। अगर हमने इस पर ट्रीटमेंट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर भेदावस्था में जाएंगे। व्यक्तावस्था में क्या होता है, जो भी डिसीज है उसके लक्षण दिखते हैं और हम इसमें फिर सिम्टम्स के हिसाब से फिर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आती है भेदावस्था, मतलब 6ठी अवस्था, ठीक है। व्याधियों के स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाने पर भी चिकित्सा के अभाव में अन्य उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। कि व्याधि जब हमने देखा था कि व्यक्तावस्था में स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसे मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती है, फिर कुछ लोग खुद से ही नहीं ट्रीटमेंट कराते, चिकित्सा का अभाव होता है किसी प्रकार से, तो उससे क्या होता है, उपद्रव उत्पन्न होते हैं। उपद्रव मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो अगर हमने व्यक्तावस्था में ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो वहाँ पे फिर उस डिसीज़ के कॉम्प्लिकेशंस दिखने लग जाते हैं। भेदावस्था में व्याधि चिरकारी हो जाती है, मतलब चिरकारी मतलब क्या होता है, चिरकारी मतलब होता है क्रोनिक, ठीक है। तो चिरकारी हो जाती है और ये चिकित्सा का अंतिम अवसर। अगर इसमें चिकित्सा नहीं करी तो फिर वो डिसीज़ असाध्य हो जाएगी, उसको फिर कोई भी क्योर नहीं कर सकता। जैसे शोथ आदि था, शोथ हो रहा था, इन्फ्लामेशन हो रहा था, तो उसमें क्या था, वो विदीर्ण हो जाएगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और व्रण बन जाता है, वुंड बन जाता है। या फिर ज्वर वगैरह है ना, तो वो दीर्घकाल अनुबंधी हो जाते हैं, मतलब वो बहुत लंबे समय तक चलते रहेंगे, फिर इजीली ट्रीट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये हो गई भेदावस्था। तो ये चिकित्सा के 6 अवसर थे जो हमने पढ़े। हमको इन 6 में से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अगर हमने ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो डिसीज़ और बढ़ जाएगी और लास्ट में कॉम्प्लिकेशन के साथ वो इनक्योरेबल हो जाएगी, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। पर हम देख लेते हैं संचय में क्या हो रहा था कि दोष इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे दोषों का इकट्ठा होना, ठीक है। प्रकोप में क्या हो रहे थे, दोष बढ़ रहे थे और ज़्यादा। प्रसर में क्या हो रहा था,
विमार्गमन, ठीक है। फिर स्थान संशय में क्या हो रहा था, पूर्व रूप दिख रहे थे, ठीक है। व्यक्तावस्था में रूप मतलब जो लक्षण दिख रहे थे, ठीक है। और भेदावस्था में क्या हो रहा था, उपद्रव कॉम्प्लिकेशन दिख रहे थे। और डिसीज़ क्या हो रही थी, चिरकारी मतलब डिसीज़ क्रॉनिक हो रही थी, ठीक है। तो जो पहले 3 अवस्थाएं संचय, प्रकोप और प्रसर, इसमें निदान जो कॉजेस होते हैं ना उनके हिसाब से काम होता है। फिर 4th स्टेज है स्थान संशय, उसमें ना यहाँ पे पूर्व रूप दिखने लग जाते हैं। फिर 5th स्टेज है व्यक्तावस्था, उसमें रूप दिखने लग जाते हैं। और 6th स्टेज है भेदावस्था, उसमें उपद्रव दिखने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरफ से अगर हम देखें तो ये बन जाती है पूरी संप्राप्ति। संप्राप्ति मतलब क्या होता है, पैथोजेनेसिस, कि कैसे डिसीज़ हो रही है, कोज मिलने से लगाकर डिसीज़ के बनने तक की जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं संप्राप्ति। तो हम जो संप्राप्ति बन रही है, जो पूरी संप्राप्ति बनती है उसके बाद ही डिसीज़ होती है, ठीक है। संप्राप्ति के बाद ही रोग उत्पन्न होता है, मतलब रोग उत्पन्न होने तक की जो स्टेज है वो संप्राप्ति है। अगर हमने इस संप्राप्ति का विघटन कर लिया, ठीक है, तो हमारा जो रोग है वो नष्ट हो जाएगा। अगर हमने इस संप्राप्ति को रास्ते में ही तोड़ दिया तो हमारी डिसीज रुक जाएगी। जैसे हमने पढ़ा कि पहले अवसर में हमने ट्रीट कर दिया तो दूसरे अवसर में नहीं जाएगा, दूसरे काल में नहीं जाएगा। वैसे हमको संप्राप्ति का विघटन करना चाहिए, ठीक है। तो किसी आचार्य ने कहा भी है कि संप्राप्ति विघटन ही चिकित्सा है, ठीक है। अगर हमको किसी भी डिसीज़ की चिकित्सा करनी है तो उसकी संप्राप्ति को तोड़ दो तो चिकित्सा हो जाएगी, रोग खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आपको अगर इस टॉपिक को PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी है उस पर जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।